रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक असिस्टिव डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज बदलता दौर का स्पेशल एडिशन है और आज हम करेंगे बात बजट की। 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया गया, डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से जानेंगे हमारे पैनलिस्ट की उस पे क्या राय है। क्या हर बार की तरह इस बार भी बजट ने हमें निराश किया है या कुछ खास है इस बजट में? क्या चर्चा का विषय जो लास्ट ईयर भी था और इस ईयर भी है, इनकम टैक्स में जो बड़ी रिबेट मिली है सबको, क्या वो इनफ है? जहां ATU अभी भी हमारा बनता है, क्या बाकी डिपार्टमेंट्स में हमारे डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट को छोड़ के कुछ एलोकेशन हुई है डिसेबल्ड के लिए? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं और चारों पैनी नजर रखते हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर के दिग्गज हैं और बजट पर अपने अपने एनालिसिस पेश किए हैं। हमारे साथ मुरलीधरन सर हैं जो सेक्रेटरी हैं NPRD के। मुरली सर, बहुत बहुत स्वागत और विशेष तौर पे आपका धन्यवाद। आप अनवेल हैं फिर भी ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ, मैं सोच रहा था, मैं काफी बार आप बुला चुके हैं, मैं आ नहीं रहा हूँ, इस बार भी नहीं आऊंगा तो मेरा नाम पता ही काट दें, इसलिए अरे नहीं सर, थैंक यू। निपुण जी हमारे साथ हैं, निपुण मल्होत्रा जी, फाउंडर हैं निबन फाउंडेशन के। और खास बात, इस बार जो इन्होंने एनालिसिस किया है बजट का, काफी वायरल हो रहा है और काफी लोग पढ़ रहे हैं और कई लोगों ने मुझे बोला भी, फीडबैक भी दिया कि बहुत अच्छा इन्होंने एनालिसिस किया है और कब बुला रहे हो शो में। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। शशांक पांडे जी हैं हमारे साथ, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के फाउंडर हैं। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी। और कुछ स्टडी भी की थी शशांक जी ने, उसके बारे में भी जानेंगे बजट से पहले भी। हमारे साथ रखेचा फिनसब के फाउंडर पीयूष रखेचा हैं जो इन्वेस्टमेंट फर्म चलाते हैं और उनसे भी उनका एनालिसिस लेंगे। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच दानिश जी। निपुण जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं इस बार, जो आपने एनालिसिस किया है। हमारे लिसनर्स को पहले तो ओपनिंग रिमार्क्स देते हुए बताएं क्या बड़ी बातें हैं इस बजट की। ठीक है दानिश जी, बेसिकली आई थिंक इस बजट में सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिसेबिलिटी के लिए ज्यादा कोई बात है नहीं। अनफॉर्चुनेटली भारत में कम से कम 7 से 8% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। कई सर्वेस के मुताबिक WHO तो बोलता है दुनिया में 16% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है।
बट डिस्पाइट दैट इंडिया में जो बजटरी एलोकेशन डिसेबिलिटी के लिए दिया गया है वो खाली 0.025% है, जो कुछ भी नहीं है, मतलब आधा प्रतिशत भी नहीं दिया है डिसेबिलिटी के लिए उस हिसाब से। और हैरानी की बात यह है कि अगर आप पिछले 6 साल देखो तो 2020 में जो बजटरी एलोकेशन डिसेबिलिटी का था उससे उसके कंपैरिजन में एक्चुअली बजटरी एलोकेशन कम हुआ है। तो हर साल वैसे तो बढ़ना चाहिए, बट इट्स क्वाइट शॉकिंग कि हर मतलब अगर 6 साल का कंपैरिजन करें तो कम हुआ है। उसके अलावा ये राजीव रतूड़ी की जजमेंट के बारे में बहुत कुछ बात चल रही है सेक्टर में, बोला जा रहा है कि डिसेबिलिटीज एक्ट अब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक्सेसिबिलिटी की जाएगी। बट अगर मैंडेटरी स्टैंडर्ड आ भी जाएं पर उनकी कोई फंडिंग ना होए तो मुझे नहीं लगता स्टैंडर्ड कर क्या सकते हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें भी 20 करोड़ की फंडिंग कम की गई है, विच इज अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड सबसे बड़े हैरानी की बात तो ये है कि जो पिछले साल का जो बजटरी एस्टिमेट था वो पूरा यूटिलाइज भी नहीं किया मिनिस्ट्री ने। एंड आई थिंक पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस भी इस पे रेज हुए हैं और काफी लोगों ने स्टडी भी की है, इंक्लूडिंग शशांक ने। एंड आई थिंक मिनिस्ट्री का जस्टिफिकेशन यही रहा है कि सही टाइम पे टेंडर नहीं आते या रिक्वेस्ट नहीं आते स्टेट से कि हम ये बजट एलोकेट करना चाहते हैं। बट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टेट्स को ट्रेन किया जाए कि कैसे आप एप्लीकेशन दो, कहाँ पे यूटिलाइज करो एक्सेट्रा। तो आई थिंक इसमें बोथ सेंटर एंड दोनों स्टेट्स दोनों का फेलियर है। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स। कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं बट मैं उसमें बाद में आऊंगा। ये आई थिंक जो मेन नहीं बताइए, आप अपॉर्चुनिटीज भी बताइए। अच्छा, अपॉर्चुनिटी अभी बता दूं, ठीक है। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज में मैं यही बोलता हूँ कि आई थिंक डिसेबिलिटी सेक्टर को भी अपना सोच थोड़ा बदलने की जरूरत है। खाली हम डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स की बुराई नहीं कर सकते बार बार, हमें बाकी मिनिस्ट्रियों पे भी सवाल उठाना है कि वो डिसेबिलिटी पे क्या कर रहे हैं। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसने 3 स्कीम्स मैंने हाईलाइट की थी अपनी पोस्ट में जो अनाउंस की है, जिसमें अगर जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है वो अगर डिसेबिलिटी को भी देखा जाए, डिसेबल लोगों का काफी फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये एमएसएमईज के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की है उसमें क्या है कि ये पहले भी चल रही थी स्कीम, पर इसमें और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाई है स्कीम की, ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ाई है। इससे ज्यादा आसान तरीके से छोटे मोटे बिजनेसेस को लोन मिल सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो अगर कुछ कोटा डाल दें कि एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटीज को भी हम प्रेफरेंस देंगे, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लॉज में हमेशा होता है कि एग्रीकल्चर में हम प्रेफरेंस देते हैं, कोई प्रिफर्ड इंडस्ट्रीज है उसमें देते हैं, वैसे ही अगर हम डिसेबल एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रेफरेंस देने लग जाए, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक और फोकस फाइनेंस मिनिस्टर का था ऑन स्किल डेवलपमेंट बूस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। एंड मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही हिस्टोरिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से काफी बड़ा एम्प्लॉयर रहा है। एंड कोई भी देश में जहाँ डिसेबिलिटी सेक्टर आगे बढ़ा है वो इट्स बीन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या स्पेशल फोकस डिसेबिलिटी का रहेगा? क्या प्राइवेट एनजीओ के साथ गवर्नमेंट टाइप करके ध्यान देगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी स्किलिंग दिया जाए? वो आई थिंक एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। थर्डली जो जन आरोग्य योजना है फॉर गिग वर्कर्स, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। ये गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड करने लग गई है। गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉयज और छोटे जो मोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो खुद सर्विस करते हैं एक्सेट्रा जी। गिग वर्क में काफी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अब आने लग गए, चाहे कोई छोटा वेब डिजाइनर हो घर पे बैठा हुआ है या और कोई गिग वर्क कर रहा है एक्सेट्रा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। क्या ये वाली इंश्योरेंस पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी मिलेगी? क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को तो वैसे भी इंश्योरेंस में बहुत चैलेंजेस हैं, कई केस चल रहे हैं कोर्ट्स में, जैसे आपको भी पता है। तो क्या ये जन आरोग्य स्कीम एक्सेसिबल की जाएगी? मेरे ख्याल से ये 3 मौके हैं जो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के बाहर के मौके हैं। बट अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे देश के लिए ये बोला है कि हम इन 3 चीजों में ध्यान देना चाहते हैं, मैं होपफुल हूं कि वो डिसेबल लोगों को भी इंक्लूड करेंगे। वो अगला साल ही बताएगा कि मेरा होप आगे जाएगा कि नहीं। करेक्ट, इस पे काउंटर्स हैं लेकिन बाद में आएंगे। मुरली सर बताएं, आपने भी प्रेस रिलीज इशू की है हर बार की तरह और काफी पर्टिनेंट पॉइंट आपने रेज किए हैं उसमें, तो क्या आपके ओपनिंग कमेंट्स हैं? और आप अगर चाहें तो आप अपना प्रेस नोट ब्रीफली शेयर कर सकते हैं हमारे लिसनर्स के साथ। देखो दानिश, ऐसा है कि सरकार ने जो है पिछले 3-4 बजट में जैसी घोषणा की है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जोड़ दिया है। अभी विश्वास के साथ प्रयास भी जोड़ दिए, ठीक है ना। नए नए नारे जो है हर एक बार सबका 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 कुछ ना कुछ नाम देते जा रहे हैं, मगर क्या हमारा साथ, हम साथ तो दे रहे हैं मगर हमारा विकास हो रहा है क्या? हमको विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही है क्या? ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखने की जरूरत। जब आप ओवरऑल जब आप बजट की बात करेंगे तब केवल जैसे ये निपुण भी कह रहा था
इट्स नॉट डिसेबिलिटी डीपीडब्ल्यूडी की खाली बात नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स की बात नहीं, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट की बात नहीं, और भी डिपार्टमेंट की चीज़ों की हमें देखने की ज़रूरत है। ये जब देखोगे तो आप देखेंगे कि मनरेगा जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ना, सरकार पिछले साल जो एक दूसरी स्कीम लेके आए थे, वो इंटर्नशिप वाली, ये है, इट्स नॉट एम्प्लॉयमेंट, इट्स ओनली इंटर्नशिप स्कीम। लेट अस बी वेरी, उस स्कीम में भी कितने एम्प्लॉय कर पाए, कितने डिसेबल एम्प्लॉय कर पाए। अभी मनरेगा जो है, दिस एक्चुअली बैकबोन ऑफ दिस थिंग, रूरल एरियाज में जो है, खास करके कोविड काल में आपने देखा होगा कि जो माइग्रेंट लेबर था बड़े पैमाने पर, जो शहरों में आके काम करते थे, वो तमाम मजदूर जो है गांव में गए, वापस जब गए तो मनरेगा इज द वन एक्चुअली प्रोटेक्टेड द लाइवलीहुड, उनको खाने पीने की चीजें दी थी। उस मनरेगा को जो है सरकार तोड़ने के कई प्रयास, काफी प्रयास चल रहे थे। मोदी जब आए था तो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, मोदी ने कहा था कि हम इस प्रोग्राम को जो है हम जारी रखेंगे टू शो दैट इज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। पर वो मॉन्यूमेंटल फेलियर ही तो था जो है जो आप कोविड टाइम में जो आपको काम दिया है। आप देखेंगे इस बार जो है मनरेगा में खास कोई वृद्धि की नहीं है आपने। जो स्कीम जो है इतने लाखों लोगों को रोजगार देता है, वो स्कीम को आप देंगे नहीं। और इसमें डिसेबल पर्सन भी है। लेट अस रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट द नॉन डिसेबल्ड हु आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम आउट ऑफ मनरेगा, डिसेबल पर्सन्स आर आल्सो एम्प्लॉयड इन मनरेगा। खास करके साउथ के स्टेट्स में आप देखेंगे ऑल ऑफ देम आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन मनरेगा। और दूसरा जो है अभी एक और चीज़ है कि भाई दिस हेल्थ की बात करके आई हैव नेवर बीन एन एडवोकेट ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स। इंश्योरेंस जो है इट्स ओनली प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर at the cost of the public district। अब ये आरोग्य स्कीम जो है, ये सरकार पैसा खर्चा कर रही है प्राइवेट एंटरप्राइज में ट्रीटमेंट करने, तो इसको आप एनकरेज कर रहे हो। वाई डोंट इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ में जो है आप दिन ब दिन जो है इसमें जितना आपका ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, यू योरसेल्फ हैव ब्रॉट आउट अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2018 और 19। उस हेल्थ पॉलिसी में जो आपने कहा, जितना बजट के एलोकेशन की आप बात की, जितने जीडीपी की आपने बात की परसेंटेज की, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब पहुंचेंगे आप। और दूसरा आपने एक और ड्रग्स में भी जो आपने ये कटौती की बात की, सम प्राइसेस ऑफ सम ड्रग्स टू ट्रीट सर्टेन डिसीजेस, कैंसर एंड अनदर डिस्ट्रोफी की भी आपने बात की। दैट ऑल्सो एक्चुअली इज एक्चुअली फ्रॉड, बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस में आप देखेंगे दिस कैन बी जेनरिकली मैन्युफैक्चर्ड फॉर a quarter of the amount that is there. Why are you not manufacturing it generically? आपको मल्टीनेशनल कंपनीज को क्यों छोड़ते हैं? These are some of the basic things. Apart from that, डिसेबिलिटी की हमारी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो अराउंड 4% खाली इंक्रीज हुआ पिछले इस वक्त। एंड बट इफ यू टेक इनटू अकाउंट की इन्फ्लेशन और तो देखेंगे तो इट हैज नॉट बीन अकाउंटेड टू, वो इन्फ्लेशन को अकाउंट करके किया नहीं है ना। और इसमें भी स्पेसिफिकली आप देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन जो है कई सालों से जो है 2290 करोड़ पे जो है अटका हुआ है। 290 crores for 3 consecutive years it has been, not a पैसा has been, and लोग तो बढ़ रहे हैं इसमें, the beneficiaries are increasing, there are number of beneficiaries who can be included but you are excluding them। और इसका कवरेज भी जो है it's actually because of exclusion, स्कीम का नेचर ही एक्सक्लूशनरी है। you actually have to 80% disability चाहिए, BPL चाहिए वगैरह वगैरह। so and the coverage is only 3.8% of the population, disabled population is covered by the scheme। तो हम तो कह रहे थे भी इस स्कीम का कवरेज को भी बढ़ाने की जरूरत है। और these are 2-3 things I would like to begin with and we can come on to it later। करेक्ट। शशांक जी थोड़ा बताएं, आपने पहले स्टडी भी की थी, अनफॉर्चुनेटली हम उस पर नहीं बात कर पाए, तो थोड़ी हाइलाइट्स बताएं। तो फिर बजट आया और स्टडी जो आपने की थी और जो बजट आया है, क्या कुछ अचीव हुआ है? क्या आपके ओपनिंग रिमार्क्स हैं? Danaji, I think the only achievement of the department is that they have maintained their stand. That's the only achievement which जो उन्होंने बोला था back in November to a parliamentary standing committee, उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि we won't be increasing the budget for the prospective year,
for the reasons that there is underutilization, and for the second reason कि हमारा जो expenditure होता है that is to an estimate set by expenditure finance committee, which is under Ministry of Finance, जिसका metric होता है based on the recommendation of Finance Commission, and the last Finance Commission we had was 15th Finance Commission. तो उस बेसिस पे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने वो स्टडी भी की थी बेस्ड ऑन डिटेल असेसमेंट ऑफ जस्ट डिपार्टमेंट, मुरली सर और निपुण ने बाकी चीज़ों की बात की, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो नहीं देखा था. मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ ईपीडब्ल्यूडी देखा था टू मेक द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव. उस पे उनका आर्गुमेंट, यही आर्गुमेंट उनका 3 साल से चल रहा है. देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट. आई रेड दिस आर्गुमेंट 2 years ago also, और इस बार भी वही आर्गुमेंट है दैट देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन. एंड दिस टाइम incidentally the parliamentary committee also remarked to the department, if you know that there is a systematic underutilization over the years, what have you done about it? What are the initiatives जो आपके डिपार्टमेंट ने लिए हैं? ये एक तरीके से हाँ अंडर यूटिलाइजेशन है स्टेट्स का, वो प्रपोजल लैक ऑफ प्रपोजल हैं, बट ये ऑल्सो बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज है फॉर यूनियन गवर्नमेंट टू मेक in a federal setup that we have कि वो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन फॉर पीडब्ल्यूडी, बस और भी डोमेन में हमने देखा है. Now one of the, I'll mention just couple of points in the what was mentioned in my analysis pre-budget and what was obviously in alignment with that when we saw the budget on 1st February. First was obviously the lack of increase. So 1.225 से 1.75 हुआ है. Incidentally, like एब्सोल्यूट टर्म्स में 50 करोड़ इंक्रीज हुआ है, बट 50 करोड़ कहाँ इंक्रीज हुआ है वो देखने लायक है. मेजर चंक ऑफ इट इज अंडर द एलोकेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल्सो द असिस्टिव डिवाइस स्कीम. सिप्डा में एज निपुन मेंशन कटा है. नो सिप्डा इज पर्टिकुलरली आई वांट टू हाईलाइट because not just of the ambit that it covers, but also the context in which this budget was presented, which is the changes in disability rules, certification rules few months back, and also the assessment guideline. और UDID SIPDA के अंदर आता है. तो the fact that government has changed or has made the rules of certification stricter कि आप सबको UDID थ्रू ऑनलाइन मोड ही मिलना चाहिए, और जो स्कीम उस चीज़ को कवर करती है, और आपको पता है कि जब भी कोई स्कीम चेंज होती है तो यू हैव टू क्रिएट मोर अवेयरनेस फॉर पीपल टू बिकम अवेयर कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड व्हाट्स अ चेंज प्रोसेस. और जो स्कीम उस चीज़ को कवर करेगी, आपने उसी स्कीम की फंडिंग काट दी. सो दिस इज मतलब समझ नहीं आया कि क्यों किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या बोला था. द सेकेंड थिंग दैट दे अगेन सेट कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन सेट नहीं होता, एक तरीके से रिकमेंडेड होता है बाय EPC. सो द रिकमेंडेशन ऑफ EFC is just directory, it's not mandatory in nature by legal sense. तो लेकिन ये एक्सक्यूज बार बार लेना कि उन्होंने सेट किया है is very convenient, because बाकी मिनिस्ट्रीज में भी उन्होंने रिकमेंड किया था, बट बाकी मिनिस्ट्रीज ने प्रोपोर्शनली इंक्रीज किया है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड द प्रोस्पेक्ट, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू एन एक्सटेंट. जो थर्ड पॉइंट है, एज मुरली सर पॉइंटेड आउट, कि इफ यू लुक इन लास्ट 5 years कि प्रोग्रेस क्या हुआ है. सो वी नो कि मतलब निपुण ऑल्सो मेंशन कि 2020 से हमारा बजट घटा है, बट इफ वी टेक एन एवरेज ऑफ द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ लास्ट 5 years ऑफ आवर बजट इन टोटल एंड ऑफ DOPWD इन जनरल, तो ईयर ऑन ईयर ऑन एवरेज फ्रॉम इन लास्ट 5 years हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर, टोटल बजट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, दैट्स बाय 7.5% रफली. और जो डिपार्टमेंट ऑफ EPWD का जो आप ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखो उसी टर्म के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वो -3.1 घटा है. दैट जस्ट शोज कि नॉट जस्ट इन्फ्लेशन, बट यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग द ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. जो पैसा बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर हमारा, तो जो पैसा डिपार्टमेंट EPWD को मिलना चाहिए था उस प्रोपोर्शन में जो 5 साल पहले था, वो किसी और के पास जा रहा है. कहाँ जा रहा है पता ही नहीं. तो दीज वर सॉर्ट ऑफ द बेसिक फाइंडिंग इन द इनिशियल डिटेल असेसमेंट दैट आई डिड, मतलब ऑब्जेक्टिवली जब बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें भी रिकमेंडेशन इसी लाइन पे थी कि आप क्या करोगे. वो रिकमेंडेशन में बाद में आ सकता हूँ, बट या आई मीन वही मैं बोलूँ, द ओनली अचीवमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज दैट दे हैव अचीव्ड नथिंग इन दिस बजट अगेन. सो अभी इसीलिए आई मीन आई वाज नॉट सरप्राइज, बट क्या बोले उस पर. जी पीयूष, क्या आपका एनालिसिस है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से? थैंक यू सो मच दानिश जी.
पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बजट कमेंडेबल था जनरल पॉपुलेशन के लिए डेफिनेटली, क्योंकि बहुत समय से ड्यू था इनकम टैक्स स्लैब्स को एडजस्ट करना। वो लोग ने नए रिजीम में इसको एडजस्ट करके पहले 7 लाख तक एग्जेम था टैक्सेस, अब उसको ले जाके ऊपर 12 लाख कर दिया है, वो कमेंडेबल है। कमिंग टू द डिसेबिलिटी सेक्टर, तो कोई भी बजट को क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस हम बजट से सेट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बहुत सारे अभी से आपको पॉइंट्स मिले हैं, हमारे 3 को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से हमारा बेसिक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ मांग रहे हैं, ये हमारा बेसिक एक्सपेक्टेशंस है जो बजट में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। आप समझ लीजिए ओल्ड रिजीम में डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80U एंड 80DD 75,000 और 1,25,000 आपके नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका डिसेबिलिटी कैसा है। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख तक डिडक्शन है पुराने रिजीम में, उसको ये लोगों ने नए रिजीम में नहीं दिया। आई अंडरस्टैंड कि कोई डिडक्शन नहीं दिया अपार्ट फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम का जो डिडक्शन मिलता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको छोड़ के कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है नए रिजीम में। बट गिवन कि आप डिसेबिलिटी सेक्टर जो 7-8% ओवरऑल पॉपुलेशन का हमारा है उसके लिए हार्डली कुछ कर रहे हो, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। पहला मेरा एक्सपेक्टेशन यह था कि पुराने रिजीम में इसको बढ़ाया जाए, 1.25 लाख से इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 2 लाख तक लेके जाए और ग्रेजुअली और थोड़ा सा बढ़ाएं इसको, और नए रिजीम में इसको लागू किया जाए। क्योंकि आज कंसिडरिंग हमारा कॉस्ट कंपेयर टू से अ रेगुलर पर्सन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन इज अ लॉट हायर। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, आज मेरे को काम करने के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए एक गाड़ी में यूज करता हूँ, तो मुझे उसके साथ ड्राइवर भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाड़ी होने से मेरा काम हो जाता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट एक टैक्स बेनिफिट, टैक्स डिडक्शन, तो ये मेरा बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। और जैसा कि कहा गया ऑलरेडी कि बजटरी एलोकेशन फॉर डिसेबल्ड बहुत ही कम है, 0.025%, विच इज हार्डली नथिंग गिवन द population of India which is suffering from any kind of disability being 7-8%। तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और जैसे बताया कि ठीक है, बजटरी एलोकेशन ओवर द इयर्स बहुत अच्छा बढ़ा है, इंफ्रा में स्पेंडिंग कर रहे हो, अब और सेक्टर्स कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए आपने टैक्स बेनिफिट दिया रेगुलर लोगों को, पर डिसेबल्ड लोगों को आप इन्फ्लेशन एडजस्ट भी नहीं कर रहे हो आप डिसेबल्ड लोगों के लिए कि एटलीस्ट बजटरी एलोकेशन में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके दे। तो मतलब बेसिकली अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो एक तरह से सिंपल प्लेन लैंग्वेज में उसको बोले, अगर आप 5 साल पहले आप अगर मान लो 1000 करोड़ अपने डिसेबल्ड लोगों के लिए एक एलोकेशन किया था बजट में, अगर आज उसको आप सेम रखते हो फॉर एग्जांपल, तो आप सेम नहीं रख रहे हो, उसको घटा रहे हो अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर रहे हो। तो एवरी ईयर आप 5% उसको, जो भी इन्फ्लेशन रेट हमारा 5%, 6%, उसको माइनस कर रहे हो आप, जो कि बहुत निराशाजनक है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करता हूं, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ बात आपको बताना चाहूंगा कि अब केवाईसी को लेकर बात हुआ है कि इस साल केवाईसी को बहुत सिंप्लीफाइड वे में केवाईसी 2.0 केवाईसी को पूरी नई तरह से रिवैम्प करके लाया जाएगा, ताकि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, बी इट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बी इट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, सब एक सेंट्रली सब कुछ हो जाए। तो ये इनका अभी प्लानिंग है। बट क्या इनके प्लान में डिसेबिलिटी सेक्टर या डिसेबल्ड लोगों को कंसिडर किया जा रहा है? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसमें भी, क्योंकि आज भी केवाईसी करने में क्योंकि बैंकिंग का केवाईसी अलग है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का केवाईसी अलग है, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। आज भी केवाईसी करने में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसका थंब इम्प्रेशन है तो बैंक मैनेजर का वेरिफिकेशन, बैंक मैनेजर का सिग्नेचर रिक्वायर्ड ऑन दैट बैंक वेरिफिकेशन फॉर्म, जो कि एक मतलब आप समझ लीजिए एडेड हैसल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो नहीं हो सकता, बट एक एडेड हैसल है। क्यों आप एक डिसेबल पर्सन को आप उससे मतलब उसके थ्रू करना चाहते हो? बिकॉज अब रेगुलर आदमी के लिए अगर केवाईसी ऑनलाइन अवेलेबल है तो हमारे लिए भी होना चाहिए ऑनलाइन अवेलेबल। हमारे को वो स्ट्रेस नहीं फेस करना चाहिए। दो आप अगर मेजर्स लेते हो, स्टेप्स लेते हो, आप ईमेल करते हो और थोड़ा सा धमकाते हो टू बी प्लेन इन दैट वे, तो हो जाता है काम। बट वो हमें क्यों करना पड़ रहा है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से। तो केवाईसी में एक्सेसिबिलिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और एक मेरा लास्ट पॉइंट, हाँ मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इंश्योरेंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अलग से पॉलिसी आए हैं। बट अगर आप उस पॉलिसी में देखो और कंपेयर करो एक रेगुलर पॉलिसी, तो प्रीमियम्स इतने ज्यादा है
एक तो मैं खुद रेकमेंड नहीं करता हूँ उसको ऑप्ट करने के लिए, एक तो प्रीमियम ज्यादा है, उसके बाद उसमें बहुत सारे सब लिमिट्स डाल दिए हैं जिसके लिए आपको क्लेम करने आप जाओ तो जितना आपका मेडिकल बिल आ रहा है हार्डली उसका आपको 40-50% से ज्यादा क्लेम में नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द सेंस इन टेकिंग दैट पॉलिसी, और आप 5 लाख का पॉलिसी के लिए मतलब ऑलमोस्ट आप 30-40,000 प्रीमियम दे रहे हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। निपुण जी, जो पॉइंट आपने रेस किए थे उस पर दोबारा आते हैं। आपने जो इनकम टैक्स के बारे में पॉइंट नहीं रखा, मैंने सोचा था चारों लोग उस पर तो कम से कम बात करेंगे। पीयूष ने बात की, बाकी 3 लोगों ने नहीं की, कि कम से कम ये तो सेक्टर को वेलकम करना चाहिए। या आपको लगता है कि इसमें एड ऑन की ज़रूरत अभी भी है ATU की, क्योंकि 7 से बहुत बड़ा जंप बजा है 12 का। दूसरा जो आपने 3 अपॉर्चुनिटीज की बात की पर्टिकुलरली, वो उसके बारे में बताएं कि वो तो हमें फोर्स करना पड़ेगा ना अपने आप को अवेल करने के लिए, उसमें तो कुछ है नहीं, उन्होंने तो मेंशन किया नहीं डिसेबल्ड को, तो हमारे लोगों को ही घुसना पड़ेगा उसमें। खास तौर पे जो आपने MSME की बात की, तो उसमें तो लोन लेने के लिए भी आपके पास उतना होना भी चाहिए वहाँ गारंटी देने के लिए, कि अगर आपको लोन लेना है। और लास्ट जो आपने पॉइंट रेज किया था बजट की, जब हम बात कर रहे हैं, तो जब आप बजट आपके पास जितना एलोकेटेड है उतना खर्च ही नहीं हो रहा, तो फिर बढ़ने या नहीं बढ़ने से क्या पॉइंट है? मैं दानिश जी, आई थिंक आपने कई पॉइंट्स बोले, मैं एक एक करके उन सब का जवाब दूंगा। पहले जब आपने इनकम टैक्स में बोला, ऑफ कोर्स एक वेलकम मूव है कि ये 12 लाख पे ये स्लैब पहुंच गया जो मिनिमम टैक्स है। एंड आई थिंक इससे पर्सन विद डिसेबिलिटीज सबको ही खुश होना चाहिए। एंड आई थिंक इससे इकोनॉमी में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब लोगों का ज्यादा पैसा अपनी जेब में होगा, वो ज्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, विच इज वेरी गुड। बट मेरे मुताबिक अभी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक रिडक्शन होनी चाहिए। एंड रिडक्शन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उस डिडक्शन से एक ये होता है कि सरकार अप्रिशिएट कर रही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो खर्चा करने का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बाकियों से हायर है। जब आप कोई डिडक्शन नहीं दे रहे पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको मतलब आप ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर इसलिए है क्योंकि सरकार कई जगहों पे फेल हो रही है। हम प्राइवेट एक्सेसिबल व्हीकल में क्यों जाते हैं? क्योंकि नॉर्मल टैक्स, जैसे मेरे पास एक कस्टमाइज गाड़ी है रैम्प के साथ, मैं उसमें क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि नॉर्मल टैक्सी यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं है विद रैम्प एक्सेट्रा। आप शायद कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं अपने आप के लिए कि आप अपना कंप्यूटर यूज कर पाए एक्सेट्रा। एंड आई नो अ लॉट ऑफ ब्लाइंड पीपल स्पेंड अ लॉट ऑन वेरियस सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा। वो क्यों खर्चा कर रहे हैं? बिकॉज द स्टेट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम इन दैट सेंस, राइट? उसके ऊपर से हम डिसेबिलिटी एड्स के ऊपर भी GST टैक्स कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो आई थिंक विदाउट अ डिडक्शन एक लैक ऑफ सेंसिटिविटी दिख रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की तरफ। तो चाहे 12 लाख हो, 15 लाख हो, 24 लाख हो, जो मिनिमम टैक्स वो है, तो आई थिंक एक सिंबॉलिक रीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो डिडक्शन हो, बिकॉज दैट शोज दैट गवर्नमेंट रियलाइजेस की कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर है। उसके अलावा जो आपने वो मेरी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोला कि हमें ही धक्का देना पड़ेगा, हाँ जी, हमें बिल्कुल धक्का देना पड़ेगा। एंड इसलिए मैंने अपने पॉइंट में ये भी बोला था कि हमें खाली डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स को अपना दुश्मन देख के नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आई थिंक इंडिया में जो डिसेबिलिटी पे इंक्लूजन पे काम होना है वो खाली डिपार्टमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर भी नहीं सकती। मतलब ऑब्वियसली जब डिपार्टमेंट में कमियां हैं हमें क्रिटिसाइज करनी चाहिए, बट ये प्रॉब्लम इज मच बिगर देन वन डिपार्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक्सेट्रा कैन हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑल दीज मिनिस्ट्रीज कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू इंक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये MSME स्कीम और क्रेडिट गारंटी की जो आप बात कर रहे हो, हाँ जी, ये सबको तो नहीं हेल्प करेगी। बट फॉर एग्जांपल दानिश जी, आप रेडियो उड़ान चला रहे हैं, कल अगर आपको इसको एक पूरा एक मीडिया चैनल बनाना है या कुछ, आई एम श्योर इट कैन हेल्प यू। एंड ये क्रेडिट गारंटी स्कीम अगर पेपर पे देखा जाए वैसे तो एंटरप्रेन्योर्स लिए काफी अच्छी है, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट गारंटी दे रही है आपके लोन पे। तो इसमें अगर कोई डिसेबिलिटी का कोटा आ जाए, अगर कोटा ना भी आए, प्रेफरेंस आ जाए, इससे बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एज डिसेबिलिटी सेक्टर आउटसाइड द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स भी बाकी स्कीम्स को भी ट्रैक करें अच्छे से, और अटैक करें जब वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड नहीं कर रही, बिकॉज उसके बिना सोसाइटी पूरी तरीके से इंक्लूसिव हो भी नहीं सकती पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। करेक्ट। आपने एक तीसरा सवाल भी पूछा था, मैं भूल गया हूँ सवाल। तीसरा सवाल ये, बजट आप पहला तो खत्म नहीं हो रहा और दूसरे की हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनजस्टिफाइड है कि पहला तो गवर्नमेंट का जितना है वो तो खर्चे। आपकी पॉइंट टेक्निकली तो करेक्ट है, बट मेरे ख्याल से उसमें भी हमें काम, इससे मैंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वर्कशॉप्स करनी चाहिए स्टेट्स के साथ, कि वो स्टेट्स को सिखाया जाए कि कब स्कीम के लिए अनाउंस करना चाहिए, कब आना चाहिए यूटिलाइजेशन के लिए एक्सेट्रा। मुझे याद है एक सरकारी कॉलेज की मैं एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कर रहा था, और वो बोल रहे थे हमारे पास फंड्स नहीं है एक्सेसिबिलिटी ये कॉलेज को एक्सेसिबल बनाने के लिए। ये करीब 1 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात है नहीं।
और फिर मेरे को उनको बोलना पड़ा कि आप डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स में एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं फंडिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को स्टेट लेवल पे पता भी नहीं होगा कि ये फंडिंग स्कीम्स एक्सेट्रा हैं। तो एलोकेशन बढ़ाना चाहिए और सेकेंडली सेंसिटाइज करना चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप कैसे ये फंड यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि आई थिंक शशांक ने वापस बड़ा राइट पॉइंट आउट किया था कि ये गवर्नमेंट यही बोली जा रही है कि अप्लाई नहीं कर रहे हैं लोग फंडिंग के लिए, बट अप्लाई करने के लिए आप स्कीम्स अनाउंस करो, कैंपेन्स करो स्टेट लेवल पे, और अगर वो करोगे तो जरूर एक्सेसिबिलिटी के और मौके मिलेंगे और ये फंड की कमी पड़ जाएगी। करेक्ट। अच्छा, आपको शायद अगली भी कोई एंगेजमेंट है, तो अगर आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें कि क्या अब यहाँ से आगे की राह कैसी होगी? मेरे ख्याल से यहाँ से आगे की राह में हमारा मेन यही फोकस रहना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बोला कि एक तो हम पुश करें कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स को ज्यादा फंडिंग मिले। आई थिंक आप ये शो कर रहे हो, हम सबको ये शोर मचाना चाहिए। इस बार अच्छा लगा मुझे कि बजट के टाइम काफी डिसेबल लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा इसके बारे में एक्सेट्रा, और हाईलाइट किया इस इशू को। आई थिंक बजट्स काफी तरीके से अननोटिस हो जाते थे इस साल तक व्हेन इट केम टू डिसेबिलिटी। सेकेंडली आई थिंक एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स की भी ड्यूटी है कि वो एक कैंपेन लॉन्च करें कि स्टेट्स को पता चले कि ये फंड्स कहाँ यूटिलाइज हो सकते हैं, सो दैट स्टेट्स कैन स्टार्ट अप्लाइंग मोर इफेक्टिवली फॉर दिस फंडिंग। बट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पॉइंट है कि आई थिंक हमें खाली डिसेबिलिटी रिलेटेड लॉज को नहीं, बट हर एक लॉ को देखना चाहिए, हर एक स्कीम को देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि वहाँ पे डिसेबल लोगों का कहाँ फायदा हो सकता है, और वहाँ पे हम शोर मचाएं कि वो पूरी तरीके से इंक्लूसिव हो जाए। एंड आई थिंक तभी इंडिया पूरी तरीके से इंक्लूसिव होएगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। मुरली सर, 3-4 चीजें हैं जो आपसे समझनी है। एक, आपकी अगर एक करके पूछ। हाँ जी, जो अगर पिछले 7-8 साल की आपकी प्रेस रिलीज देखें तो उसमें 2-3 चीजें बहुत कंसिस्टेंट हैं। एक तो वो पेंशन नहीं बढ़ी है 300 रुपए जिसकी हम बात कर रहे थे, ना ही वो कैवियाड हटा है। दूसरा, एक सेक्टर की मांग रही है कि ये रिगार्डलेस ऑफ इनकम जो आयुष्मान कार्ड है वो सबको एक्सटेंड होना चाहिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। वो उस पर गवर्नमेंट फिर इस बार साइलेंट रही है। तीसरा, जो बार बार ये स्टेट्स वाला आर्ग्यूमेंट आ रहा है, हम 2 चीजें इसमें नोटिस की है मैंने। एक तो जब बजट आता है बाकी स्टेट्स का, उस पर हम शोरगुल नहीं करते हैं, हमारा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के साथ ही खत्म हो जाता है। तो क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स अप्लाई नहीं कर रही हैं? उनका जो जितना शोर सेंटर को लेके हम मचाते हैं उतना बाकी स्टेट्स के बजट पे क्यों नहीं मचाते हैं रेदर। और दानिश जस्ट जी, ask too many questions together, मेरा वो मेमोरी अब एक एक करके पूछे। हाँ, इन तीनों पे आ जाते हैं। वो फर्स्ट क्या है? वही जो 300 रुपए वाला जो है वो कंसिस्टेंट है, तो उस पे क्यों गवर्नमेंट नहीं समझ रही है, या क्यों उस पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है? देखो, दिस इज एक्चुअली, ये केवल डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर नहीं है। हम फरियाद करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन की क्योंकि हम एक डिसेबिलिटी में काम करने वाले एक राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम उसकी बात पर। बट दिस इज हैपनिंग टू ऑल अदर वेलफेयर स्कीम्स ऑल्सो, ऑल अदर पेंशन स्कीम्स ऑल्सो। विधवाओं की पेंशन में आपने कोई वृद्धि नहीं की है, बुजुर्गों की पेंशन में आपने वृद्धि नहीं की है, इनमें भी 2012 से बाद आपने किसी वृद्धि नहीं की है। एल्डरली के तो उससे पहले की बात, उससे पहले से आपने वृद्धि नहीं। तो ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट 10 years टेन्योर में जो है एक पैसा का वृद्धि आपने नहीं। व्हाट डज दैट मीन? आप और दूसरी तरह आप देखेंगे, अब इनकम टैक्स की आप बात करें, जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट थिंग्स। इनकम टैक्स की आप बात करेंगे, अभी जो 12 लाख, हाउ मेनी इनकम टैक्स पेयर्स आर देयर इन दिस कंट्री? सबसे पहले तो बात कीजिए। आई एम नॉट एन इनकम टैक्स पेयर बिकॉज आई डोंट हैव दैट पेंशन। 12 लाख का तो मेरा इनकम है ही नहीं मेरे वाइफ देने के लिए, सो आई एम नोवेयर आई विल कम। 12 लाख उससे पहले भी मेरा आई वाज नॉट इनकम टैक्स पेयर इन एनी केस बिकॉज आई डिडंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ इनकम। और आज भी जो है सरकार बड़े छाती ठोक कर दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को जो है हम मुफ्त में अनाज पहुंचाते हैं। मुफ्त में अनाज क्यों पहुंचाते हैं आप? इसीलिए पहुंचाते हैं कि 80 करोड़ लोग जो है बेरोजगार, 80 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी में है, उसीलिए तो आप पहुंचा रहे हैं ना। अगर पॉवर्टी से उभर गए वो लोग, उनके अंदर मुफ्त अनाज की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों पहुंचा रहे हैं उनको अनाज, है ना? तो बेसिक थिंग इज टू अंडरस्टैंड। बट ये जो सारा जो खेल जो है, दिस टॉक अबाउट इनकम टैक्स, ये सब जो है इट अट्रैक्ट्स सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के ओरिएंटेशन वाला जो है वो ही है। बाकी दिस होल बजट और budgets for many sorts of years
have not been addressing the common people's issues. It's not about pensions alone. मैंने पहले भी कहा था आपको, मनरेगा में भी कटौती, वही स्टैग्नेंट रहा है. Why is it stagnant? दूसरे सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में why is a quantum of assistance given health में जितना आप क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको? और why are not taxing the super rich? जो रिच जो दे सकता है, जिनकी आमदनी जो है कई गुना बढ़ गई है, उनको आप क्यों टैक्स नहीं कर रहे हैं? आप 12 लाख जगह इतना शोर मचा रहा है. अभी देखिए, अब वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट है 2022-23 का, वो एक कह रही कि टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैव अ शेयर ऑफ 65% ऑफ द वेल्थ. इतना टॉप 10% हैव अ शेयर ऑफ 65% ऑफ द वेल्थ, है ना? ऐसे बहुत सारे आंकड़े मैं दे सकता हूँ आपको. एंड दूसरा मेरा सवाल था स्टेट गवर्नमेंट्स वाला. हाँ, स्टेट गवर्नमेंट वाला जब बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हम जहाँ पर हैं, वेरेवर वी एग्जिस्ट, हम वहाँ पर सवाल उठाते हैं कि भाई आप अपने बजट में क्या शेयर दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं. प्रोटेस्ट भी करते हैं सब जगह. जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखिए, आंध्र प्रदेश और यूनाइटेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जब भी इलेक्शन हुए, उससे पहले वी हैव कॉन्स्टेंटली कैंपेन फॉर ऑन सोशल सिक्योरिटी इश्यूज, और खास करके पेंशन के इश्यूज को करते थे और रखते थे, और पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड टू कमिट एंड ऑन दैट बेसिस दे आर गिवन पेंशन. अभी आंध्र प्रदेश में आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू एक्चुअली कमिटेड बिफोर द इलेक्शंस टू पे 6,000 एज मिनिमम पेंशन टू पीपल विथ 40% एंड अबव. और फिर दूसरा स्लैब रखा था 10,000 और तीसरा स्लैब रखा था 15,000 फॉर completely bedridden persons, etc. And the first order that he actually signed after taking over of chief minister was on pension, है ना? 6,000, 10,000, 15,000 का जो कमिटमेंट किया था, that because there was a campaign that was going on in the state on the issue of pension before the elections and immediately following the elections also. So like that, budget के हम ये केवल दूसरा स्टेट अगर पैसा नहीं उठा रही थी, वो शशांक ने जैसे कहा था, there is a valid point in what he actually raised the issue of what the standing committee had said, कि भाई जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है ना, why are people not raising the issue? और इसमें दूसरी और चीज़ है कि भाई बहुत सारे एनजीओज जो है, अभी एनजीओज जो है, दे आर नॉट एक्चुअली नाउ आस्किंग, पुटिंग फॉरवर्ड प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोजल्स. यू ऑल्सो नीड टू लुक इनटू दैट. वाई आर एनजीओज रिलेक्टेड? एक तो आपके एफसीआरए के कारण बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे ये पाबंदियां लग गई. दूसरी चीज़, एनजीओज पे बहुत सारे और भी प्रतिबंध लगे हुए आजकल, जिसके कारण जो है NGOs are not willing to actually put in proposal for utilization of this money. That also be one of the reasons. और आज की फेडरल स्ट्रक्चर में आप देखिए, इस एनडीए गवर्नमेंट के चलते उनके फेवरेबल और जो स्टेट्स है या उनके अलायंस पार्टनर्स के जो स्टेट्स है या बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उनको फंडिंग दे रहा है, और दूसरे जो अपोजिशन रूल स्टेट्स है उनको फंडिंग नहीं दे रहा है. ये मुद्दे बहुत सारे उठे हैं. तमिलनाडु फरियाद करती है, केरल फरियाद करती है, और भी राज्य फरियाद करते हैं कि हमें फंडिंग नहीं दे रही है. सो दैट इज आल्सो एन इशू दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. राइट. शशांक जी, आपके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे. 2-3 चीजें आपसे भी समझना चाह रहा हूँ. एक चीज तो आपका इनकम टैक्स पे वर्जन है, वो हमें बताइएगा. दूसरा ये बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम, तो रिप्रेजेंटेशन ना होना हमारा, वो कितना बड़ा इशू है कि रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण बहुत सारी जो चीजें हैं जो आप लोग स्टडी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं और उसको टेकअप नहीं किया जाता. और तीसरा आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सेटबैक भी होता है कि हर बार हम इतनी मेहनत करते हैं, स्टडीज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, लेकिन निकल के कुछ नहीं आता? ठीक है, मैं एक करके सवाल आता हूँ. तो पहला जो इनकम टैक्स पूछा तो इनकम टैक्स लॉज जो होते हैं, दैट्स व्हाट वी आर टॉट इन लॉ, दैट ऑल द लॉज आर ऑब्वियसली डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नॉट इक्वालिटी. इक्वालिटी में भी हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं. सो नाउ इमेजिन अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अर्निंग 12 lakhs, एंड आई मीन जो उन्होंने एनहांस किया, ठीक है, कितने ही लोग पहली बात पर्सन विद डिसेबिलिटी एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद दूसरा मुरली सर पॉइंटेड हो कितने ही लोग उस स्लैब में उसके ऊपर जाते हैं. I think it will be lesser than the budget proportion of DOPWD, less than by 0.0001% would be probably the strength of such PWDs. So उस context में हम उसको लेके चलते हैं. First,
अभी तक मेरे पास नंबर नहीं है, अगर किसी के पास हो, दैट how many PWDs actually go above 12 lakhs, to be honest, or above going above 7 lakhs. First thing. Second thing is ki the income tax laws or brackets should be based on equity. Now, person with disabilities earning 12 lakhs and a person with non-disability earning 12 lakhs are very different two persons situated. पहली बात, जो person with disabilities है, they will have substantial expenditure on their health. Which won't be exempted. So they will probably have to spend 3-4 lakh to come on a level to get accommodation and health and etc. on a level that a person with non-disabilities already is. ठीक है, तो हम उस सेंस में इस टैक्स ब्रैकेट को दे रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ प्रॉब्लम कि ब्रैकेट उस सेंस में काम करते हैं that they don't consider equity, and that's why concessions are there. Concessions as a concept ही इसी basis पर है that they accommodate things for individuals who are more vulnerable to the strict bracket of taxation, जो as panelists pointed out जो नहीं है, और which is far lesser than what's expected. So that's my opinion on first thing, कि there is no consideration of equity in terms of this. Second thing, जो आपने representation की बात की, obviously many people have spoken कि इसका impact क्या होता है that people of PWDs are not heard of. I'll tell you how it will materialize in the ongoing debates. Not one person has mentioned person with disabilities in the ongoing discussion in the 2 days that the parliament has functioned on Monday and Tuesday in the discussion on president. President ने खुद भी सिर्फ एक जगह दिव्यांगजन बोला था in her address. फाइनेंस मिनिस्टर ने एक भी जगह नहीं बोला है. And what happens is that when we will have a detailed discussion on the budget, a lot of discussion, because there is no representation and hence there is no understanding of disability or such, you will see a lot of discussion जो भी member of parliament बोलेंगे भी will be from a very charitable point of view and from a very tangible point of view. What it means is कि वो यही कंसिडर करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने असिस्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव कैंप्स हुए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने असिस्टिव व्हील चेयर दी गई, बिकॉज दीज आर, दैट्स व्हाई यू विल सी द एडिप स्कीम को कभी भी फंड कट नहीं हुआ इन द लास्ट 5 years दैट आई हैव सीन, बिकॉज दीज एडिप स्कीम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू दीज पॉलिटिकल क्लास टू हैव दिस लाइक मीडिया इवेंट जहाँ पे आप दिखा सकते हो कि हाँ हम टैंजिबली कुछ लोगों को दे रहे हैं. Which is not there when you invest in intangible aspects like health, like education. That's where, or maybe attitude also. That's where the problem of lack of representation comes in. The second aspect of this will only be that and this was something जो मैं बात कर रहा था एक Australian member of parliament है उनके साथ. Then she pointed out, because she was a person with hearing disability, that because the Australian parliament had never experienced a person with disability, hearing disability, so उन्हें idea नहीं था कि accommodation होता क्या है in terms of a person with disabilities in the day-to-day procedures जो allow करे कि the person with disabilities should be able to make part of discussion. So because and it would be wrong to call lack of representation, it's just that we are not able to identify who are MPs with disabilities because हमारे पास data नहीं है. मैं guarantee दे सकता हूँ there are MPs with disabilities in our house among 800 MPs that we have. But because there is no identification of these MPs, hence there is no accommodation of them, and hence there is no sort of mention of this characteristic in the parliament and in the discussion. Because वो MP भी शायद reluctant हो कि अजीब लग रहा हो, because there is mental barrier कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ. So they might not be able to actually participate in the discussion, and they are not able to even say in the speaker or the chair of the house. That's what happens when you don't have representation in the house. Third thing, third point आपने क्या बोला था, क्या होता है? हाँ. It's a setback. So what happens is it's a setback because a lot of times हमारा जो this also will come on the budget aspect, the state budget aspect. A lot of our response is after the budget has been laid down, which is on 1st Feb, and then we are sort of disappointed. There is a system called pre-budget consultation that happens around November, January. और जो मेरा initial submission था, that was for that. The problem is कि ये जो pre-budget consultation होता है, it's a very closed door consultation and not a public-oriented consultation. हमें as a sector also, I think, if we have to sort of lead on a more transparency, this is something that we should probably demand कि the pre-budget consultation that happens in November and December
should be a public consultation, and all the OPDs, NGOs and corporates shall be included in every aspect, not just disability, हर सेक्टर में. Something like pre-legislative consultation जो होता है, जहाँ पे आप एक ब्रॉड आउटलाइन प्रेजेंट करते हो अपने लॉ की, फिर आप पब्लिक कमेंट्स बुलाते हो, फिर पब्लिक भेजते हैं, फिर आप उसको पढ़ते हो, फिर आप फाइनल प्रिपेयर करते हो. Why can't a similar consultation exercise be done for a budget, which is pre-budget consultation? So it's not very, it's very exclusionary exercise that is happening. So मैं रिप्रेजेंटेशन को उस सेंस में देखना चाहिए. A lot of representation that we send is in abstract. हम बस भेज रहे हैं with a hope that they might see. But if there is a system in place which allows us to send, and they also puts some accountability on them to read, I think it will be far better than what we have now. And the last point, I think, on the state budget is something, why it's difficult to assess, and this is something that I'm doing right now, but it's very difficult to assess or identify budget limitation is because कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि डिसेबिलिटी के लिए बजट कौन सा है, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, देयर इज नो डेफिनेट स्पेसिफिक एलोकेशन. एंड दिस इज समथिंग, वन ऑफ द रिकमेंडेशन दैट आई डिड की the states that, and because disability as an implementation is within the state list as a subject, right? So okay, but still, apart from some southern states and Kerala and etc., a lot of states don't have separate departments or separate budgetary allocation for person with disabilities. That's the problem कि it's very difficult to track their allocation. It's a very important point, और इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि हर स्टेट में डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट सेपरेटली होना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे. पीयूष के पास आता हूँ. जस्ट वांटेड टू हाईलाइट पॉइंट. मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था नागालैंड के डिसेबिलिटी कमिश्नर के साथ, एंड शी वाज टेलिंग कि वहाँ पे 0 पेंशन है, और उन्होंने भी एक लंबे अरसे से डिमांड रखी हुई है कि एक सेपरेट डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट होना चाहिए, और वो नहीं है. उसके कारण डिसेबिलिटी के कई मुद्दे तो वहाँ टेकअप ही नहीं किए जाते. तो मेरे को पहली बार पता लगा कि 0 पेंशन भी है स्टेट की. तो पीयूष, आपसे समझना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आप कैसे देखते हैं? बजट कितना इम्पोर्टेंट है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए? जब कैसे इंश्योर करें कि जो बजट एलोकेट हुआ है कम से कम वो पूरा तो स्पेंड हो? बिल्कुल दानिश जी, तो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट ऑलरेडी बोला गया है कि सेंटर की तरफ से ये एफर्ट होना चाहिए कि स्टेट्स को सेंसिटाइज किया जाए कि जो चीज़ों में वो फंड्स, जो बजट एलोकेटेड फंड्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने स्टेट में जाके, अपने डिपार्टमेंट्स में जाके ये बात को उठाएं कि हाँ, ये सब चीज़ों को लेके, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको लेके ये बजट एलोकेटेड है, इसको यूज़ करें. क्योंकि बहुत आपने ये बात सही कहा है कि अब जब तक वो बजट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो सेंटर के पास क्या इंसेंटिव है उसको बढ़ाने का. बट वो सेंटर की तरफ से वो एफर्ट होना चाहिए, और हमारे तरफ से सेंटर को रिकमेंडेशन जाना चाहिए इस हिसाब से कि आपको स्टेट्स को, हर स्टेट को सेंसिटाइज करना चाहिए, और एक डिस्कशन स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट का एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कैसे इस सेक्टर जो कि अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, 7-8% पॉपुलेशन बीइंग डिसेबल्ड एक अच्छा नंबर है. तो इसके लिए हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो स्टेट और सेंटर के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल देखते हैं आप इस पूरी प्रक्रिया में? क्या हम बार बार फेल हो रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस एज इन एनजीओस की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस. तो वहां भी आप बेसिकली आप, मतलब मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहे, जॉइंट कमिटी बने ऑर्गेनाइजेशंस की, एनजीओस की, जहाँ पे एक क्योंकि फिर बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा. अगर हम इंडिविजुअली एनजीओस जाके फाइट करें और एक कलेक्टिव एफर्ट हो, उसमें बहुत डिफरेंस होगा. आई अंडरस्टैंड सबके अपने डिफरेंसेस होते हैं, एक प्लेटफॉर्म में आना, एक सबका मिलना, थॉट प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बट वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है. अपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डिफरेंसेस हटाकर एक प्लेटफॉर्म पे पहले सारे एनजीओस आए, और फिर हम अपने मुद्दे डिस्कशन के साथ आगे रिप्रेजेंट करवाएं. बिकॉज एक इंडिविजुअल एनजीओ के पास अगर बैकिंग है तो लिमिटेड लोगों का है, बट अगर ऐसे 100 एनजीओस हैं और वो मिलके एफर्ट दे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इसमें दानिश जी आपका भी अच्छा रोल इसमें हो सकता है, क्योंकि आप एज अ मीडिया चैनल है हमारे इस पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, तो आप इस पॉइंट को आराम से इसको उठा सकते हैं ताकि एक जॉइंट एफर्ट सारे एनजीओस की तरफ से हो जो स्पेशली पीडब्ल्यूडीज के लिए काम कर रहे हैं. राइट. अब लास्ट सवाल मेरा तीनों के लिए, एक एक करके. मुरली सर, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, और जो मैंने आपसे नहीं पूछा अभी तक, और क्या एज एन ऑर्गेनाइजेशंस हम फिर से फेल हुए हैं? Not a question of failure of the organization.
ऑर्गेनाइजेशन से फेलियर की बात नहीं, मूवमेंट की फेलियर की बात कर सकते हैं। मूवमेंट को जो है दरअसल एक्चुअली मैं कहूँगा मूवमेंट के तौर पे मूवमेंट है नहीं, वी आर ऑल वर्किंग इन आवर स्टाइल हो जाए कि एक एक घर अपने अपने कंपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं। एंड मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, एक्चुअली आई वुड कंग्रेचुलेट एक्चुअली शशांक कि भाई उनका संगठन का नाम भी पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी रखा है, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसेबिलिटी में पॉलिटिक्स लाने की जरूरत है। वॉट एवर बी योर पॉलिटिक्स, लेफ्ट राइट सेंटर, बट यू नीड टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। ये हम हिंदुस्तान में हमारी सबसे बड़ी कमी ये रही है, हमारी विकलांगता के आंदोलन में सबसे बड़ी कमी ये रही है कि भी हम पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते। वी कॉल अवरसेल्व्स अपॉलिटिकल, ये सारा इंडिविजुअलाइजेशन हो गया पूरा। वी से भी अपॉलिटिकल बात करके जो है पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते। एट द सेम टाइम यू वांट representation in parliament, representation various bodies, but you don't want to be part of the political system. You need to be part of the political system. You need to talk about politics. I'm not talking about party politics. Party politics is a different thing. But I think again, same thing. You need to talk about policies, this thing, that thing. So that जब तक वो political involvement, जैसे दलितों का movement है, आदिवासियों का movement है, they have become assertive because of their political involvement, है ना? उस तरह का political involvement जो है डिसेबिलिटी मूवमेंट को भी होना चाहिए। सबसे पहली बात that would make a big difference, that I personally believe that would make a huge lot of difference to our movement itself. दूसरी बात ये है, जैसे हमारे साथी ने कहा कि भाई we need to put up a united front. Correct, I agree with it. But the point is, and he also pointed out that there are differences. ठीक है, differences हैं, but there can be issues on which commonality can be there on many issues, है ना? जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस की बात पे वी आर नॉट एग्रीबल ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंश्योरेंस, बट देयर कैन बी अदर इश्यूज ऑन विच देयर कैन बी एग्रीमेंट अपॉन। पेंशन बढ़ाने की बात मेरे ख्याल से किसी को असहमति होगी नहीं, सब सहमत होंगे। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो हमारा कर्टेल कर रहा है इस चीज़ को, शशांक ने कहा जैसे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑल्सो वांटेड टू curtail actual expenditure on national institutes also one point of time. They've also wanted to merge nine national institutes and make them into 4, which we resisted, we fought, and finally they had to relent, है ना? Yes. वो एक्सपेंडिचर कम, उनका एम है कि एक्सपेंडिचर कम करो, है ना? वी आर नॉट सेइंग द एक्सपेंडिचर, वी आर सेइंग दैट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करो, एक्सपेंडिचर कम मत करो आप, है ना? So we fought against that, and we could see that those the status quo was restored. At the same time, जो है we have to actually, unless we are united, we cannot fight these things, and वो उसके लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो ये कि भाई we need to talk about, जैसे शशांक भी कह रहा था और निपुण भी कह रहा था शुरुआत में, not just look at our own department, but look at the overall scenario that is existing, है ना? बाकी तमाम चीज़ें भी हम पर असर करता है, वो तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत है। केवल इनकम टैक्स में एक चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये कहने की ज़रूरत है वाई आर यू नॉट टैक्सिंग अनदर सेक्शन। सुपर रिच को आप टैक्स क्यों नहीं करते हो, वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हो आप, इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स क्यों घटा रहे हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है। उससे पैसा निकाल के आपको बाकी लोगों के मार्जिनलाइज सेक्शन, नॉट जस्ट डिसेबल्ड पर्सन, मार्जिनलाइज जब देखेंगे, शेड्यूल कास्ट को भी देखेंगे, शेड्यूल ट्राइब को भी देखेंगे, महिलाओं को भी देखेंगे, बाकी तमाम मार्जिनलाइज में डिसेबल्ड भी आता है, उन तमाम के हित जो है एक है, ये मान के भी हमें चलने की ज़रूरत है। उनके साथ भी जो है हमें एक सॉलिडारिटी और गठबंधन बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन कर्नाटक में तो हमने देखा था कि उन्होंने अपनी फ्रीबीज को डाइवर्ट करने के लिए डिसेबिलिटी का जो एड अप्लाइंसेस का फंड काट दिया था, तो एनएफबी ने लड़ाई लड़ी और उसको रिस्टोर करवाया। आई डोंट नो द करंट सिचुएशन। तो शशांक जी बताएं, अब फ्यूचर क्या है, आगे हम कैसे इसको और पावरफुल बनाएं? और दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मुरली सर ने कही, पॉलिटिक्स तो करते हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है एनजीओज में ही, बाहर नहीं आके आती। तो कैसे लोगों को अवेयर करें, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी हमारा रोल है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप सिर्फ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट को मत देखें, बाकी स्कीम्स को भी अवेल करें, बाकी डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम है। तो क्या लोगों को कैसे करें? लोग बार बार मुझे पूछते हैं कि सर इसके बारे में स्टडी कैसे करें, कैसे समझ बिल्ट अप करें हम। बड़े अच्छे लाइन बोले आपने पॉलिटिक्स पे, और उसको बस एक लाइन ऐड करूंगा कि वी कांट बी आस्किंग फॉर एम्पावरमेंट एंड नॉट बी पॉलिटिकल, एंड ऑल्सो हमारा जो पॉलिटिकल
इन्वॉल्वमेंट है बड़ा कन्वीनियंस पे बेस्ड है अनफॉर्चुनेटली फिलहाल, I totally agree with you, Shashank. because we want to make disability a political issue, but we don't want to make politics a disability issue. What I mean is कि जैसे ही कोई और characteristic identification trait disability के साथ attach होता है, a lot of us just refrain from commenting because वो चीज़ें political actually हैं. For example, tribal identity, for example, SC identity, for example, political leaning identity, leftist identity. So अगर सिर्फ डिसेबिलिटी को जब तक हम, एंड दैट्स व्हाई यू सी कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है टू डू वर्क ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि इट्स गुड दैट दे आर डूइंग इट, बट यू आल्सो हैव टू सॉर्ट ऑफ थोड़ा अनकवर कि व्हाई दे आर डूइंग इट एंड नॉट डूइंग इट फॉर अदर वल्नरेबल कम्युनिटीज, बिकॉज इट्स ईजियर फॉर पीडब्ल्यूडीज टू डील, बिकॉज these are the ones they are expecting they won't be political ever, or that's why whatever you throw at them in a sense will be acceptable and you will get brownie points for your image. That was my comment on why, sir, I have added politics in that sense, because unfortunately we have politics of convenience and not politics of empowerment. The point that you asked, Daniji, is what we can do. I think apart from the collective movement as mentioned by panelists, I think that's one of the thing. Unfortunately, I don't think many people will align with that idea itself. I think we also have to focus on structural framework that's already existing in the administrative framework. What I mean by that is the one thing that I mentioned was pre-budget consultation. I think this exercise, what we are discussing now, should actually happen in November. We should send a collective sort of demand for grant, which is prepared by the respective department and ministries, and send it to first department and then ministry. Now, this is a demand for grant from the sector. Because then only it's easier to criticize, it's harder to formulate. तो जब हम खुद बना के भेजें, maybe then they will know the first. So that's one thing that we should actually engage in the limited capacity of framework that we have available. Second thing, the thing that I mentioned, the first comment is the 15th Finance Commission. उनका जो recommendation था was just for financial till 25-26, which is the year we are going to enter into. So the next year, which is going to be governed by the new finance commission, would be a totally new year, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा why haven't they increased apart from the regular excuse of underutilization. ठीक है, तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि and the finance committee, the 16th finance committee is actually taking meetings across India. Unfortunately, we haven't engaged with them, or we don't have put an idea of engagement with them. अगर हम 16th finance commission के साथ engage नहीं करेंगे, unfortunately we are again going to be having these regular meetings. And why I say so is कि 16th, the finance commission is the authority which decides on the devolution of funds to states, in what percentage that devolution will happen to states, and disability is not a consideration in that devolution. So if we lobby enough with the sector, that finance commission will make disability as a benchmarking mechanism in that methodology of devolution of fund to the states, then states have direct interest to improve their disability standards. And this can also be taken up across other verticals like human development index, which is prepared by, or the state performance index, which is prepared by Niti Aayog. Disability is not one of the aspect that's considered in that report. So these sort of consideration combine and make, so इसका end result ये होता है कि states don't have an interest in it. This is the first thing. And also we again come back to budget कि उस 1200 करोड़ में अगर आप distribute करते हो 37 state और union territories में, तो एक स्कीम के अंडर उनको जो एक्चुअल अमाउंट जो स्टेट को मिलेगा ना, वो इतना कम होता है कि उनको लगता है कि क्या ही एफर्ट डाले उस अमाउंट के लिए. सो यू हैव टू आल्सो थिंक ऑन दैट लाइन कि दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेंडिंग इन द प्रपोजल, बिकॉज द इंसेंटिव ऑफ मनी दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर ईच स्टेट इज सो लो that it virtually makes no difference for them. So why would they make an effort कि आप send करो, ये करो, वो करो, as you know the internal machinery. So I think these were my pointers कि we have to engage both on a framework level, or also the framework that we already have. We don't want anything extra. Unfortunately, our engagement on that frameworks are very limited. That's what my recommendation would be. लास्ट सवाल फिर मैं पीयूष के पास आ रहा हूँ, पीयूष के क्लोजिंग कमेंट्स के लिए और ओवरऑल उनकी विजन के लिए. शशांक जी, जितनी डिस्कशंस मैं करता हूँ हर बार हम कलेक्टिवनेस की बात करते हैं. ये कलेक्टिवनेस आएगी कहाँ से? ये तो हम हर शो में, हर बजट में यही बोलते रहेंगे, सबको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए, सबको आना चाहिए. हु विल बेल द कैट?
मुझे लगता है कि इस सवाल का आंसर मेरे पास ही नहीं होगा, बिकॉज आई एम वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ यंगर वंस इन मुरली द। सर बताना, अब आप 25 सालों से आप बताओ, मैं 25-30 सालों से आप इस फील्ड में हो, हु विल बेल द कैट? मेरे पास कोई स्टैंड ही नहीं किसी को कुछ देखो बोलने देखो, का। हमने बहुत कोशिश की है, पर तुम जानते हो दानिश, तभी पूछ रहा 2000 हूँ, यंग भी यही कह रहे हैं, सीनियर भी यही कह रहे हैं, तो नहीं, हमने बहुत कोशिश की थी। मैं यही कर मैं अब जस्ट मैं बहुत सारे चीजें जो शशांक ने रेज की है एक्चुअली, point is that he put about, I agree with him actually. It's actually the what he talked about, एक pre consult pre दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 16 very फाइनेंस important. कमीशन वाला। Totally agree with him. The thing is that you see, we are not united. But again, what he said about why what I also said at the beginning, we want political representation without being political. How can that happen? जी, So and there are it's not that we are apolitical, not at all. Apolitical itself is a political statement. राइट, It itself is a political state. जी, So we just want to hide our political identity because of our convenience. वो convenience का जो आपका इशू है, उससे बाहर निकलिए, है ना? बोलिए आप, बेखौफ होके बोलिए आप, वो तैयार नहीं है ना? जंतर मंतर में जितने प्रोटेस्ट होते थे पहले, आज कौन प्रोटेस्ट करने को जा रहा है? हम तो यहाँ सर 10 सालों से चीख रहे हैं, और लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी नहीं फियर। मैं भाई आपके जी, शो में ही कह रहा हूँ भाई, और कौन जी, कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल, है ना? अरे जंतर मंतर लेकिन ये आप जानते कलेक्टिव हो, आना चाहिए। हाँ 2015 में 2016 में आप आए थे, आपने कवर किया था उसको, हाँ, वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट लाइव वाला मर्जर वाला भी हमने मिलके इशू उसको कवर किया किया था, था। बहुत सारे चीजें हाँ, कवर की थी, बहुत सारे इश्यूज पे हम लोग साथ में थे, है ना? अभी लोग, कुछ लोग सीट के पीछे, कुछ लोग उसके पीछे जो है भटक गए और चले गए, हम क्या करें उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। जी, कुछ लोग कुछ लोग पीयूष से भी FCNA जानते हैं, न्यू एडिशन है, इनसे भी जानते हैं क्या पीयूष, कौन हु विल बेल द कैट, वुड यू ट्राई आफ्टरवर्ड्स? अब बाकी सब तो हार मान रहे हैं। बिल्कुल एक सवाल बिल्कुल मैंने, जॉइंटली मैं ट्राई नहीं करना नहीं चाहूंगा हमने कहीं हार नहीं मानी है, हमने कहीं हार नहीं मानी है, नहीं सबको We are- इकट्ठे करने में, तो बिल्कुल हम हार नहीं माने, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट बिल्कुल नहीं, आई थिंक एक learn- ऑर्गेनाइजेशन, एक we need- नए एनजीओ से ज्यादा हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो एक्चुअली कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर सके। सिर्फ उसका काम ही सारे एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कैसे कर सके, कलेक्टिव एफर्ट कैसे डाल सके, वो काम करे। खाली एक और एनजीओ से आई थिंक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बेटर रहेगा। तो पीयूष, दो सवाल हैं, एक तो आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए, एक सवाल मैंने शशांक साहब से पूछा था कि हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सच में बहुत फोन आते हैं, वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं है कि डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट के जो बाहर वाली स्कीम्स है, चाहे वो एजुकेशन हेल्थ हो, तो उसमें कैसे हमने अपने आप को इंसर्ट करना है, तो ये अवेयरनेस लोगों में लाने का व्हाट इज द बेस्ट वे? यस, तो दानिश जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें जो है अपना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जैसे मैंने बोला अवेयरनेस की बात आप बोल रहे हैं, तो अवेयरनेस इसी से आएगा कि सारे जो कमिटीज हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म में आए। अभी कोई क्वेश्चन रिपीट करें, एक्चुअली मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट ही जानना चाह रहा हूँ, आपके ओवरऑल क्या क्लोजिंग कमेंट है आपके, और दूसरा मेरा सवाल आपसे यही था कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी बाकी स्कीम्स में हमें अपने आप को इंसर्ट करना चाहिए, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, चाहे वो एमएसएमई की हो, चाहे एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो जो सब्जेक्ट, जो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम या सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए हम आप जैसे बहुत अच्छे से सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे बी इट फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर और बहुत सारे मुद्दों पे ऊपर आप सेशंस करते हैं, तो ऐसे आप सेशंस करेंगे अलग अलग मुद्दों पे, और जो जो स्कीम्स अवेलेबल है, बी इट हेल्थ सेक्टर में क्या स्कीम्स है, एजुकेशन में क्या स्कीम है, और सारे स्ट्रीम्स में क्या क्या स्कीम्स हैं, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो है, उनको अगर आप लाए अपने प्लेटफॉर्म में, आई थिंक वही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपका व्यूअरशिप बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ लोग आपके शोज को बहुत सुनते हैं। और मैं अपना पर्सनल वो भी देना चाहूँगा एक्सपीरियंस की, बहुत फ़ोन कॉल्स और मेरे पास में भी मैसेजेस आते हैं आपने जो मेरे साथ सेशन करते हैं उसके बाद। तो ये सारे चीज़ों के बाद ही मतलब जैसे NHFDC हो गया, इनके स्कीम्स, तो हर एक सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट है, फिनेंस के सेशंस के लिए अलग एक्सपर्ट होंगे, एजुकेशन हेल्थ के लिए अलग, तो वो आप सेशंस जितना करेंगे अवेयरनेस उसी से फैलेगा, क्योंकि अब एक इंसान को तो सारे सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और ना मेरे हिसाब से
गूगल सफिशिएंट है सारे चीज़ों के लिए आंसर करने में। तो आई थिंक बेस्ट अप्रोच यही रहेगा। और क्लोजिंग कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोगों ने बहुत सही कहा कि ठीक है, रिच, द पीपल हु आर रिच, इट इज राइट टू टैक्स देम, बट हमें ये भी समझना होगा कि ऑलरेडी आज हाईएस्ट टैक्स स्लैब हमारा ऑलमोस्ट 42% है, इंक्लूडिंग सेस सरचार्ज जो भी सब लेके 42% है। तो अगर कोई इंसान आज 10 करोड़ 20 करोड़ कमा रहा है और 42% वो इनकम टैक्स दे रहा है, उसके बाद उसका जीएसटी लग रहा है, तो इसके बाद आप और कितना हाई टैक्स करोगे? क्या इंसेंटिव रह जाएगा उसके बाद कमाने का? ये तो फिर वही 1990s में जो टैक्स रेट कर दिया था कि हाईएस्ट स्लैब विल बी ओवर 80-90%, बट उसके बाद फिर कमाने का क्या इंसेंटिव? ये भी हमें सोचना है। ये बोलना आसान है कि रिच को टैक्स करके आप मार्जिनलाइज्ड या पुअर लोग जो हैं हमारे ओवर कंट्री के, उनके लिए करना, हमें एफर्ट देना बहुत ज़रूरी है। बट साथ ही साथ रिच के ऊपर हियर एंड देयर ट्वीक्स में भी कैन बी डन, फ्यू परसेंटेज हियर एंड देयर, बट मेजर टैक्स बर्डन आप उनके ऊपर भी और ट्रांसफर नहीं कर सकते। नहीं तो फिर क्या होगा, टैलेंट का आउटफ्लो जो इंडिया में चलता आ रहा है, जो रिच है, जो वेल ऑफ है, जो टैलेंटेड है, वो फिर बाकी कंट्रीज में जाएंगे। अपना एक तो इनकम भी उनको हायर मिल जाता है, प्लस उनको क्या है, लाइफस्टाइल बेटर है, और प्लस अगर टैक्स रेट भी उनको इतना फर्क पड़ जाए, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा फर्क है, और ज़्यादा फर्क पड़ जाए, तो टैलेंट यहाँ पे रहेगा नहीं। बिजनेसेस को टैक्स करने की भी बात की कि बिजनेसेस को और टैक्स क्यों कम कर रहे हैं, हम बढ़ा क्यों नहीं रहे, पर हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रह के समझना पड़ेगा, वी आर अ कनेक्टेड वर्ल्ड। अगर बाकी कंट्रीज में इनकम टैक्स कम है या कम कर रहे हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा कॉर्पोरेट्स के लिए, अदरवाइज दे वोंट सर्वाइव। कॉर्पोरेट्स नहीं सर्वाइव करेंगे या नहीं कॉम्पिटिटिव होंगे इन द ग्लोबल लैंडस्केप, ग्लोबल सिनेरियो, then how will they generate employment? Danish, I just ultimately want to comment on this one. Yeah, please go ahead. You know, one is this thing. You see, Trump has taken over as president. Trump has taken over as president of the United States of America. अब जानते हैं ना, now Trump ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन गोली मारो, मैं जो है मेरा टैरिफ इम्पोज करूंगा, whether it be from goods from China, whether it be goods from, it's not targeting China, टारगेट है ही, बट इंडिया के गुड्स, कहीं के गुड्स जो है, उसने कहा कि ग्लोबलाइजेशन गोली मारो, that's a different. The other thing I would say, we need to tax the super rich. There cannot be, you can disagree with that, that's a different thing, I will stand by that. I'm talking about not the rich, I'm talking about super rich, है ना? And where is that money coming from? उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है मेरे भाई? मैं अगर कुछ 10,000 रुपया अगर मांगने जाऊंगा बैंक से, या मेरे बेटी के लिए ये मांगने जाऊँ, लोन मांगने जाऊँ एजुकेशन के लिए, I have to mortgage something or something, कुछ प्लेज करना पड़ता है मेरे को. Where does Adani's and Ambani's get? They're not pledging anything. They're not pledging. Their monies are coming from my LIC investment that I'm making in LIC, my savings accounts. वो पैसा लेके वो इन्वेस्ट करके बन रहे हैं. Their talents, I'm not उनके टैलेंट को आप दीजिए पैसा, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है. But the exploitation that they're making, that cannot be condoned of. We need to tax the super rich, और वो टैक्स से जो है, I'm not saying that others need not be taxed, but the super rich को जो और corporates को जो छूट दी आपने, उस छूट के खिलाफ बात करना. I'm not saying that. तो I think ये लंबी डिबेट है सर, इस पे काफी लंबा हो जाएगा. तो अलग डिबेट रख लेते हैं सेपरेटली. अलग डिबेट रख लो. पर दूसरा एक चीज बात करूंगा, हम बीवा व्हाट हमारा 10 तारीख के प्रोग्राम है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. हाँ बिल्कुल कीजिए. We are having a big mobilization at India Gate, actually at the Major Dhyan Singh स्टेडियम जो है, स्टेडियम में क्रिकेट ग्राउंड्स पे जो है 10 फरवरी को केवल एक ही मुद्दा है, पेंशन का मुद्दे को लेकर जो है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन जो है 2012 से जो उसमें कोई एक पैसे का वृद्धि नहीं किया, 300 रुपये ही है, उसको 5,000 करने की हमारी मांग है. और दूसरा उसका कवरेज जो एक्सक्लूसिव नेचर है, अभी जो हमने पहले भी कहा था कि 3.84% का कवरेज है. 3.84% of the people identified by the 2011 census. I am underlining the 2011 census के अनुसार, है ना. So we are saying that जितने भी 40% से ज़्यादा है उनको दे दीजिए, बाकी इनकम टैक्स लिमिट वो सब ध्यान में रख के ही दीजिए. दैट इज़ वन. सेकंड जो है कि भाई आप एक पेंशन एज अ राइट, वो एक्ट की तरफ लाई, जैसे राजस्थान में है कि पेंशन लाया जाएगा, पेंशन का अधिकार होगा, और एनुअल देयर विल बी इंक्रीमेंट, यानी कि 10%, 15%, व्हाट एवर इट बी. तो ये दो तीन मांगों को लेकर जो है हम लोग
वी आर हैविंग कितने बजे से है सर? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक है, 10 तारीख फरवरी का, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, राइट? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड्स में जी। तो लिसनर्स प्लीज जाएं, हम हर शो में कहते हैं कि मोमेंट्स को जिंदा रखना है हमारे लिए जरूरी है, तो प्लीज इस मोमेंट का हिस्सा बने। और ये डिमांड मुझे, जैसे आपने भी कहा, कि मुझे नहीं लगता कोई भी डिसएग्री करता होगा डिसेबिलिटी सेक्टर में। पीयूष जी जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए जो आप कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल, मैंने कंप्लीट मोरलेस कर लिया। मैं उनके पॉइंट से भी अग्री करता हूँ कि सुपर रिच को डेफिनेटली, सुपर रिच का डेफिनेशन उनका जो है वहाँ पे डेफिनेटली टैक्सेस में भी वेल्थ टैक्स और ये सब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, और सीधा सीधा बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो फंड्स को। जो ये चाहते हैं, बेसिकली बोल रहे हैं कि 300 से 5000 बढ़ाना चाहिए, पेंशन करना चाहिए, तो वो सीधा सीधा बेनिफिट वहां पर पहुंचना चाहिए। तो फिर मैं मानता हूं कि हाँ, वो जो फंड्स है उसका राइट यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर रिच को टैक्स करना वायबल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू आप सभी का, आपने ज्वाइन किया और बहुत नए पॉइंट्स निकल के आए हैं डिस्कशन से, और उम्मीद है कि इस मूवमेंट का भी हिस्सा बनेंगे लोग और बजट पर और बात करेंगे। और बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं कि हमें एक प्रोस्पेक्टिव चाहिए कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो शशांक जी ने भी बहुत वैलिड पॉइंट बताए हैं, उन चीज़ों पर फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको शो पसंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड।